हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 11 जुलाई का करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के करंट अफेयर्स का जो हमारा डेली का न्यूज़ एनालिसिस होता है और करंट अफेयर्स के कुछ हम प्रश्न करते हैं, तो उसमें आज हम 11 जुलाई का आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या आपका न्यूज़ बन रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूज़ क्या है यहाँ पर। तो पहला न्यूज़ आपका है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार बना। ये कहा है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत क्या है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार बना। ठीक है, तो ये कब कहा गया? तो कल, जो आपको पहले से मालूम था कि 10 जुलाई को जो रीवा का अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना थी, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका शुभारंभ होने था। तो उसी शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य देश में स्वच्छ और किफ़ायती ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार भारत प्रदान करेगा। तो इसके संबंध में, इसके कार्यक्रम के संबंध में मोदी जी ने बात कही और कल इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो पूरी जानकारी हम पहले प्राप्त कर चुके थे। तो अब हम देखेंगे अगला न्यूज़ हमारा है कि फ्लिपकार्ट कर्नाटक सरकार के बीच समझौता। तो फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता है कि वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। तो स्थानीय कला, शिल्पकला और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह पहल उसके फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत की गई है। तो कंपनी ने बताई है यह जानकारी। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि फ्लिपकार्ट सामर्थ्य कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर के ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। तो इसमें क्या है, फ्लिपकार्ट के साथ उनको अपने कामों के लिए स्वयं का हॉलमार्क उत्पादन को देश तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश में पहुंचाने के लिए उनको क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। तो कल हमने न्यूज़ जानी थी कि कर्नाटक सरकार ने नेकर योजना शुरू की है बुनकरों के सम्मान के लिए, और बुनकरों को व्यापार और शिल्पकला बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया है, जिससे उनके व्यवसाय का विकास अधिक हो सके। अगला न्यूज़ हम देखते हैं कि सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर उसे सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी ने बताया कि म्यूचुअल फंडों से संबंधित 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की प्रमुख उषा थोराट हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सेबी की जो सलाहकार समिति है उसका पुनर्गठन किया गया है। इससे पहले 2013 में गठित इस समिति में 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष एसबीआई के पूर्व चेयरमैन जानकी वल्लभ थे। इसके अलावा वैल्यू रिसर्च इंडिया के सीईओ धीरेन्द्र कुमार, L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीईओ कैलाश कुलकर्णी,
तो ये सभी सदस्य क्या है, पहले 2013 में जो समिति बनाई गई थी उसमें ये सभी 15 सदस्य थे। अब नई समिति का क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। अगली हम न्यूज़ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ खत्म की प्रत्यर्पण संधि। तो ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजे की पेशकश की ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। तो उन्होंने प्रत्यर्पण संधि हांगकांग के साथ ख़त्म कर दी और ब्रिटिश क्षेत्र के छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजे की पेशकश की है, वीज़ा प्रदान करने की पेशकश की है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए चीन के कदम से खतरा है। तो उन सभी हांगकांग वासियों के लिए उन्होंने शरण देने की बात भी कही है। अगला हम देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की। तो उत्तराखंड सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का उपयोग न करने की घोषणा की है। तो इसके पहले आप जानते हैं कि 59 चीनी ऐपों को बैन कर दिया गया था। तो साथ ही उत्तराखंड सरकार ने एक घोषणा की है कि वह चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करे जाए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के लिए किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग शुरू कर दिया है। और रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ के रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया है, जिससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है और भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा किए गए चीनी ऐपों के बैन पर उन्होंने बताया कि उनकी सराहना की और बताया कि भारतीय ऐपों का प्रयोग अधिक होना शुरू होगा, यानी भारतीय ऐपों का प्रयोग बढ़ रहा है। अगला हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स। तो मुकेश अंबानी की कंपनी या मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बने हैं। तो भारत में ये क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे और भारत में 7वें सबसे अमीर शख्स बने हैं। कल हमने न्यूज़ देखी थी कि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता किया है और यहाँ पर आज उनके संबंध में एक न्यूज़ आई है कि भारत के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, गूगल के लैरी पेज को पीछे छोड़ दिया है और अब इस दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में पूरे एशिया से मुकेश अंबानी का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 69.9 अरब डॉलर मतलब 70 अरब डॉलर के करीब है और मुकेश अंबानी की संपत्ति कुल पिछले 20 दिनों में 5.4 अरब डॉलर बढ़ गई है। तो 20 जून को अंबानी की फोर्ब्स लिस्ट में 9वें स्थान पर थे। अंबानी 9वें स्थान पर थे 20 जून में
और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप हाल ही में 12 लाख करोड़ को पार कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अंबानी का शेयर 42% है। आज इनके शेयर में करीब 3% की तेज़ी आई है और इसका शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज की लिस्ट की बात करें तो जेफ बेजोस पहले नंबर पर काबिज हैं और उनकी संपत्ति 188.2 अरब डॉलर। बिल गेट्स दूसरे नंबर पर हैं 110.70 अरब डॉलर और बॉन्ड आर्नोल्ड फैमिली तीसरे नंबर पर 108 अरब डॉलर के साथ। मार्क जुकरबर्ग चौथे नंबर पर 90 अरब डॉलर के साथ। स्टीव बाल्मर पाँचवें नंबर पर 74.5 अरब डॉलर के साथ और लैरी एलिसन छठे नंबर पर हैं 73.4 अरब डॉलर के साथ। मुकेश अंबानी सातवें नंबर पर हैं 70 अरब डॉलर के साथ। इनके बाद वॉरेन बफे और लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं। तो उन्होंने टॉप 10 अमीरों की सूची में अपना नाम स्थापित किया है और केवल 20 दिनों में उनकी संपत्ति सर्वाधिक 504 अरब डॉलर बढ़ी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपकी भारतीय जो हमारा व्यापार है उसके संबंध में, या भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वे 7वें सबसे अमीर शख्स बने हैं। तो अगला हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 1966 में धीरू भाई अंबानी ने की थी। यह एक भारतीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह 5 क्षेत्रों में कार्यरत है: पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा और दूरसंचार। यह भारत के कुल निर्यात में 14% योगदान देती है। वर्तमान में इसके प्रमुख मुकेश अंबानी हैं। तो यह जानकारी कल भी हमने देखी थी और फिर से उसका रिवीजन आपका इसी संबंध में हो गया। अगला न्यूज़ हम देखते हैं कि कैबिनेट ने नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई। तो कैबिनेट ने 20 नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बढ़ा दी है। इस योजना में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने अर्थात जुलाई से नवंबर 2020 तक बढ़ाने के लिए और मंजूरी दे दी है। इसमें सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत अगले 5 महीनों के लिए 81 करोड़ लोगों के लिए 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। इस योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा 30 जून 2020 को मोदी द्वारा की गई थी। तो अन्य जो योजना है उसको नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर लेने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को पंजीकृत किया गया था और उन्हें 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था। अब मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठाने की व्यवस्था सितंबर 2020 तक कर दी गई है ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना की योजना की कुल लागत 13,500 करोड़ रुपए की है। अगली योजना है आपकी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना की अवधि 10 वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक है। इस योजना प्रबंध सूचना प्रणाली MIS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की निगरानी और प्रबंधन के लिए
किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण को मंजूर और वितरित किए जाएंगे। कुल ऋणों में से मौजूद वित्त वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपए के ऋण और आगामी 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। इस योजना के तहत जारी ऋणों के लिए ब्याज रियायत दर पर लिया जाएगा। यह ब्याज दर 30% प्रतिवर्ष होगी। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए यह 3% की ब्याज दर लागू होगी। तो ये आपकी जो योजना शुरू की गई है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बारे में विवरण था। इसमें मोदी जी ने 8 जुलाई 2020 को अपनी अध्यक्षता में एक नई पैन इंडिया सेक्टर स्कीम को मंजूरी दी। इस नई पैन इंडिया सेक्टर स्कीम को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से जाना जाएगा या नाम दिया गया। और यह योजना कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के एक हिस्से के तौर पर की थी। इस योजना के तहत देश में विभिन्न कृषि क्षेत्रों जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, FPOs, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियां, कृषि उद्यमी आदि को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस योजना के तहत हमने देखा कि क्या क्या बातें कही गई हैं। अगली न्यूज़ हम देखते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को ASEEM पोर्टल पर मिलेगी नौकरी। तो कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने ASEEM पोर्टल का लॉन्चिंग की है। इसमें कि जो 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद करोड़ों की संख्या में मजदूर वापस अपने घर आ गए थे, उनमें से कुछ मजदूर क्या है काफ़ी स्किल्ड हैं, जिनके पास क्या है काम करने का एक अच्छा हुनर है। तो यह काम उनके बिना संभव नहीं है। ऐसे में डिमांड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नेशन स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ASEEM पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल क्या है, आपको रोज़गार ढूंढने में क्या करेगा, मदद करेगा। और रोज़गार देने वालों को भी रोज़गार देने वालों और रोज़गार प्राप्त करने वालों के बीच क्या है गैप को पूरा करेगा। मतलब जिनको रोज़गार चाहिए है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, और जिनको रोज़गार के लिए एम्प्लॉइयों की ज़रूरत है वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। दोनों के बीच का क्या होगा, गैप कम होगा। पिछले दिनों सरकार ने स्किल्ड प्रवासी मजदूरों के लिए शुरुआत की थी ASEEM पोर्टल पर करीब 20 लाख स्किल्ड प्रवासी मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी अपलोडेड है। तो इसमें क्या होगा, नियोक्ताओं को कम समय में अधिक जानकारी मिलेगी, और इसमें उन सभी डेटा रुझानों और विश्लेषणों को संदर्भित करता है जो उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के लिए मैप की मांग का समर्थन करते हैं। यह उद्योगों से संबंधित स्किलिंग आवश्यकताओं, रोजगार की संभावना की पहचान करके नियोक्ताओं को कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। तो एक पोर्टल पर सभी स्किल मजदूरों की होगी जानकारी, और इसके द्वारा आप हम क्या कर सकते हैं, नियोक्ता इनको अपने रोज़गार में जोड़ सकते हैं। स्किल मजदूरों की डेटाबेस से क्या है ये पूरा तरह से भरा हुआ है। अब हम अगला न्यूज़ देखते हैं कि आपका जो
इंस्टाग्राम है उसने जल्द ही भारत में शुरू करेगा वह छोटे वीडियो का फॉर्मेट रील्स। तो इंस्टाग्राम आपका छोटे वीडियो यानी अपलोड करने के लिए आपको एक रील्स फॉर्मेट प्रदान करेगा। तो क्या चीनी ऐपों के बंद होने के बाद सरकार द्वारा चीनी ऐपों को बंद करने के बाद रोपोसो और चिंगारी जैसे घरेलू शॉर्ट वीडियो ऐप के डाउनलोडिंग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो उसी के साथ इंस्टाग्राम ने छोटे वीडियो प्रारूप रील्स का प्रयोग परीक्षण शुरू किया है और इसके द्वारा इनको लॉन्चिंग कर छोटे वीडियो बनाने और साझा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इंस्टाग्राम आपका छोटा वीडियो अपलोड करने के लिए रील्स फॉर्मेट आपको प्रदान करने वाला है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 शुरू। मोदी ने कहा, इतिहास बताता है कि भारत हर चुनौती से जीता। एक तरफ कोरोना से लड़ रहे तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभाला। तो इंडिया ग्लोबल वीक जो शुरू हुआ है अब उसमें जो ये 9 जुलाई को शुरू हुआ था और इसमें बताया गया, मोदी जी ने कहा है कि भारत हर चुनौती से जीता है। और ब्रिटेन में इस बार यह शुरू हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोग्राम का वीडियो लिंक के साथ क्या किया, इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि हर चुनौती से जीतता है रहा है भारत। और यह समिट क्या है, 3 दिन तक चलेगी। इस समिट में इसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें मोदी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर पीयूष गोयल, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ग्लोबल वीक में हिस्सा लेंगे। प्रिंस चार्ल्स भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ग्लोबल वीक ब्रिटेन में शुरू हुआ है और यह 3 दिन तक चलेगा। अगली कुछ हम इम्पोर्टेंट हेडलाइन देखते हैं। तो BCCI ने अपने CEO राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा किया मंजूर। ठीक है, BCCI ने अपने CEO का राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा मंजूर किया है। और UAE में प्रस्तावित सितंबर में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को, पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में चुना गया। ठीक है, और अगला है आपका, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। और वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाज अमित पनघाल नंबर 1 बने। तो भारतीय मुक्केबाज क्या हैं, अमित नंबर 1 बने हैं। ठीक है, और आगे है आपका कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपकी क्या थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ का हमने एनालिसिस किया। अब हम कुछ प्रश्न इसमें देखेंगे और उसके आंसर जल्दी से 5 मिनट के अंदर हम उनके आंसर निकालेंगे। तो पहला है आपका कि कर्नाटक सरकार ने किस ई-वाणिज्य कंपनी से समझौता किया है। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा स्नैपडील। ठीक है, अब हमने क्या है, न्यूज़ों का एनालिसिस कर लिया है, न्यूज़ जान ली है, तो आपको आंसर बताने में बहुत आसानी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ
प्रत्यर्पण संधि खत्म की है? हांगकांग, रूस, भारत या पाकिस्तान? तो इसका आंसर आपका क्या है? हांगकांग के साथ खत्म की है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने चीनी डिवाइस व उपकरण का उपयोग न करने की घोषणा की है? तो यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड? तो किसने की है? उत्तराखंड ने इसकी घोषणा की है। इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मुकेश अंबानी को हाल ही में जारी फोर्ब्स सूची में दुनिया के अमीरों में स्थान मिला है? 7वां, 6वां, 5वां या 12वां? तो कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। तो आंसर आपका हो जाएगा 7वां। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट द्वारा गरीब अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020 या अक्टूबर 2020? तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ गरीब अन्न कल्याण योजना को सितंबर 2020 तक के लिए नहीं बढ़ाया गया है, नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ आपका आंसर होगा नवंबर 2020। और उज्ज्वला योजना को सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ ये आपका आंसर गलत है। इसका आंसर आपका होगा नवंबर 2020, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कहीं भी नवंबर 2020 इसका आंसर होगा, और उज्ज्वला योजना को सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला है आपका, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि कितने वर्ष की है? तो 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष? तो कितने वर्ष की है? तो ये 10 वर्ष की है इसकी अवधि। ठीक है। अगला है आपका, सरकार ने मजदूरों को रोजगार के लिए योजना के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? असीम, रोजगार, नौकरी या आसीम? लेकिन यहाँ ASIIM है और यहाँ है आपका आंसर ASEEM योजना शुरू की है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A। अगला है आपका कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शॉर्ट वीडियो अपलोड कल कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो रील्स, फील्स, वीडियो या अपलोडर? तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो रील्स लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है आपका, हाल में नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया, वह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? तो किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, यानी आज के दिन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 जुलाई। तो आज हमने अपना 11 जुलाई का करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रश्नों को भी जाना। तो इसी तरह की और क्लासों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो आपको PDF भी प्राप्त होती रहेगी। तो और आप हमारे नंबर के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।